है ना। तो हम लोग एसिड बेस थ्योरी तो कर ही चुके हैं, ठीक है। तो आर्रीनियस थ्योरी हम लोगों ने पढ़ी थी लास्ट क्लास में, ब्रॉन्स्टन लॉरी थ्योरी और लुईस थ्योरी, है ना। किसी को डाउट तो नहीं इन तीनों थ्योरी में किसी भी पॉइंट पे? ठीक, क्लियर है ना। यस। चलो अच्छा, फिर उसी के आगे करते हैं। अ, इसके आगे जो नेक्स्ट थ्योरी आज हम लोग पढ़ने आ रहे हैं, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, ठीक है। देखिए वाटर जो होता है, वाटर को आयनिक इक्विलिब्रियम में एक वीक इलेक्ट्रोलाइट की तरह कंसीडर किया जाता है, ठीक है। वाटर इज कंसीडर्ड एज ए वीक इलेक्ट्रोलाइट इन आयनिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। और इसके कुछ एविडेंसेस देखे गए हैं। ये देखा गया है कि वाटर के 50,000 अप्रोक्सीमेट 50,000 मॉलिक्यूल में कोई एक मॉलिक्यूल या दो मॉलिक्यूल ही ऐसे होते हैं जो आयनाइज हो रहे होते हैं, ठीक है। है ना। तो अच्छा, वाटर के आयनाइजेशन को ऑटो प्रोटोलिसिस भी बोलते हैं, है ना। इसको आयनिक प्रोडक्ट की जगह इसको ऑटो प्रोटोलिसिस भी लिख सकते हो, ऑटो प्रोटोलिसिस ऑफ वाटर। या फिर इसको सेल्फ आयनाइजेशन भी बोल देते हैं, सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं वाटर की, तो वाटर भी एक बहुत अच्छा वीक इलेक्ट्रोलाइट माना जाता है। मतलब वाटर वन ऑफ द बेस्ट वीक इलेक्ट्रोलाइट है। जैसे हम लोग वीक एसिड वीक बेस की बात कर रहे थे, वैसे ही वाटर का भी बिहेवियर होता है। और अच्छा, कोई अभी तक हम लोग क्या करते आ रहे थे कि इस चैप्टर को पढ़ने से पहले कोई आपसे पूछे कि बताओ वाटर कैसे आयनाइज होगा, तो आप ऐसे ही आयनाइज कर देते होगे H+ आयन और OH- आयन, है ना। लेकिन ये लिखना आयनिक इक्विलिब्रियम में गलत माना जाता है। क्यों? इसका रीजन हम लोग अभी पिछली क्लास में पढ़े हैं। क्योंकि ब्रॉन्स्टन लॉरी थ्योरी ये बोलती है कि जो H+ आयन नाम का स्पेसीज होता है, ये वास्तविकता में ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ठीक है। H+ आयन नाम का जो आयन होता है, ये एक्चुअली एग्जिस्ट ही नहीं करता है ये, ठीक है। डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये आयन बनता ही वाटर के अंदर नहीं बन सकता, ठीक है। अगर सॉल्वेंट वाटर ही है तो H+ आयन जो होता है इंडिविजुअली एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ठीक है। तो फिर क्या रिएक्शन, अगर ये रिएक्शन गलत कह रहे हैं तो फिर सही क्या होगी? तो सही ये होता है कि देखो, जब भी वाटर के आयनेशन की इक्वेशन लिखी जाती है तो वाटर के दो मॉलिक्यूल लिखे जाते हैं, है ना। वाटर का एक मॉलिक्यूल ना लिखकर कितने लिखते हैं? दो वाटर मॉलिक्यूल। और वाटर के दो मॉलिक्यूल से एक मॉलिक्यूल का H+ हम लोग दूसरे मॉलिक्यूल में ट्रांसफर कर देते हैं। मतलब एक मॉलिक्यूल का H+ मतलब प्रोटॉन दूसरे मॉलिक्यूल में ऐड कर देते हैं। तो अगर हम लोग एक मॉलिक्यूल का H+ आयन दूसरे में ऐड कर दें तो ये हो जाएगा H3O+ और ये हो जाएगा OH-, ठीक है। तो ये रिएक्शन होती है सेल्फ आयनाइजेशन की, ठीक है। ये जो रिएक्शन मैंने लिखी है ना, इसको बोलते हैं सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर, या इसी को ऑटो प्रोटोलिसिस ऑफ वाटर भी कहते हैं, ठीक है। बोलो भाई, ये बात आ रही समझ में? यस। है ना। तो वाटर के मॉलिक्यूल अगर आपस में वाटर के दो मॉलिक्यूल अगर आपस में रिएक्ट करेंगे तो उसका एक मॉलिक्यूल जो है वो अपना प्रोटॉन दे देगा। और अगर ब्रॉन्स्टन लॉरी थ्योरी के अकॉर्डिंग बोला जाए तो इनमें से एक वाटर मॉलिक्यूल जो प्रोटॉन दे रहा है वो ब्रॉन्स्टन लॉरी एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, और जो दूसरा प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है वो ब्रॉन्स्टन लॉरी बेस की तरह बिहेव कर रहा है। तो यहाँ पे देखा जाए तो एक तरह से वाटर के दो मॉलिक्यूल, अच्छा ऐसा इसलिए हो पा रहा है क्योंकि हम लोगों ने ये पढ़ा था कि वाटर एम्फोप्रोटिक होता है। एम्फोप्रोटिक स्पेसीड बेटा एसिड की तरह भी बिहेव कर सकती है और बेस की तरह बिहेव कर सकती है। इसीलिए इसमें एक वाटर मॉलिक्यूल एसिड की तरह बिहेव कर रहा है और जो एक्सेप्ट कर रहा है वो बेस की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है ना। बोलो, बात समझ में आ रही है ना। और ये जो रिएक्शन हम लोग देख रहे हैं ये देखा जाता है, ये इसका एक आपको मैं थ्योरेटिकल डेटा बताता हूँ कि आउट ऑफ 50,000 मॉलिक्यूल, आउट ऑफ
50,000 मॉलिक्यूल, मतलब 50,000 मॉलिक्यूल में केवल एक या दो मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं ऑटोप्रोटोलिसिस में। ठीक है, तो आउट ऑफ 50,000 मॉलिक्यूल मोटा मोटा अगर बोला जाए तो उसमें एक या दो मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जो किसमें इन्वॉल्व होते हैं, विच इन्वॉल्व इन ऑटोप्रोटोलिसिस। ठीक है, तो 50,000 मॉलिक्यूल में एक या दो मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जो इस तरह की ऑटोप्रोटोलिसिस में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, बोलो भाई, बात समझ में आ रही? Yes, sir. Yes. Yes, sir. ठीक है, अब देखो, तो ये बात हम लोग कर रहे थे ऑटोप्रोटोलिसिस की। अब इसमें जैसे हम लोग पढ़ रहे थे कि वीक एसिड का अपना जो इक्विलिब्रियम होता है उसको हम लोग के बोलते हैं, वीक बेस के इक्विलिब्रियम को क्या बोलते हैं, के भी बोलते हैं। ऐसे वाटर का जो ये इक्विलिब्रियम है, ये भाई ये भी वाटर का एक इक्विलिब्रियम ही है, तो इसका भी अपना कोई क्या होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा। तो वाटर के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम लोग एक सिंबल देते हैं, इसको एक नाम देते हैं के डब्ल्यू, है ना। वाटर के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम लोग क्या दे देते हैं नाम, के डब्ल्यू, छोटा सा डब्ल्यू लिख देते हैं सब स्क्रिप्ट में। और इसको पढ़ते क्या है, इसको बोलते हैं आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। ठीक है, के डब्ल्यू जो होता है ये वाटर का ही आयनिक प्रोडक्ट होता है। और अगर अच्छा है देखा जाए, के डब्ल्यू एक्चुअली जो है वो जैसे हम लोग केसी केपी नहीं लिखते थे, देखो अगर जैसे मैं इसमें इस रिएक्शन का बोलूं कि बताओ इसका के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखो, है ना, इसका केसी लिखो, तो इसका केसी हम लोग क्या लिखेंगे, एक्टिव मास ऑफ हाइड्रोनियम आयन मल्टीप्लाई क्या कर देंगे, एक्टिव मास ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन डिवाइडेड बाई क्या कर देंगे, एक्टिव मास ऑफ वाटर। लेकिन वाटर दो मॉलिक्यूल है तो होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना। अब Yes. देखो, अब इसमें बोला जाता है कि जब इक्विलिब्रियम आता है, इक्विलिब्रियम पे वाटर का जो कंसंट्रेशन होता है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है। ठीक है, वाटर का जो कंसंट्रेशन होता है ये क्या होता है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है ना। क्यों कांस्टेंट होता है, उसको आप ऐसे समझ लो कि 50,000 मॉलिक्यूल में अगर दो मॉलिक्यूल इस तरह के ऑटोप्रोटोलिसिस या सेल्फ आयनाइजेशन में इन्वॉल्व हो रहे हैं तो ये तो बहुत कम नंबर है ना। 50,000 में दो मॉलिक्यूल तो बहुत ही कम है ना। ये तो वही बात है कि समंदर में दो बूंदे हैं जो आपस में सेल्फ आयनाइज हो रही हैं। मतलब 50,000 में दो अगर मॉलिक्यूल ही इस तरह का इक्विलिब्रियम बना रहे हैं तो देखा जाए तो रिमेनिंग जो मॉलिक्यूल है 4,998 मॉलिक्यूल है वो तो इस तरह की इस तरह की आयनाइजेशन में इन्वॉल्व ही नहीं है। इसका मतलब उनका कंसंट्रेशन तो समय के साथ चेंज ही नहीं हो रहा होगा वाटर का, है ना। वाटर का कंसंट्रेशन अगर सी आपने लिया होगा तो इक्विलिब्रियम पे भी वो सी ही रहेगा ऑलमोस्ट, है ना, क्योंकि वो बहुत ही कम परसेंट में क्या हो रहा है, आयनाइज हो रहा है ना। तो इसमें क्या करते हैं, वाटर के कंसंट्रेशन को कांस्टेंट मानते हैं और कांस्टेंट मानते हुए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, इसको किसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ। ठीक है, क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो वैसे ही कांस्टेंट है और वाटर का कंसंट्रेशन भी अगर कांस्टेंट है तो दो कांस्टेंट का प्रोडक्ट भी क्या होगा, एक नया कांस्टेंट होगा। और इसी को हम लोग नाम दे देंगे के डब्ल्यू। इसी को क्या नाम दे देंगे, के डब्ल्यू। के डब्ल्यू इसी को बोल देते हैं क्योंकि के इक्विलिब्रियम तो कांस्टेंट है ही, वाटर का कंसंट्रेशन समय के साथ बदल ही नहीं रहा है ना। जो टी इक्वल टू जीरो था पे था कंसंट्रेशन वही इक्विलिब्रियम पे भी बना हुआ है, क्योंकि 50,000 में केवल दो ही मॉलिक्यूल ऐसे हैं जो आयनाइज हो रहे हैं, है ना। तो उसका कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन बन जाता है। जो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर का एक्सप्रेशन होता है वो ये होता है के डब्ल्यू इक्वल टू हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन। ठीक है, बोलो भाई, ये बात समझ में आ गई सभी को? Yes. Yes.
ठीक है। अब देखो, अब ये जो KW का वैल्यू होता है इसके बारे में कुछ नोट लिख लिया जाए। दो बातें इसके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो लिख देता हूँ। KW जो होता है ये टेम्परेचर का फंक्शन होता है ना। KW डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। KW जो होता है वो किसका फंक्शन होता है? टेम्परेचर का, ठीक है। और ये बोल रहा था कि ये टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये टेम्परेचर के क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, क्यों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? क्योंकि जो ये ऊपर वाला जो हम लोग अभी इक्वेशन देखे हैं जिसमें वाटर का सेल्फ आयनाइजेशन हो रहा है, ये एक एंडोथर्मिक टाइप की रिएक्शन होती है, ये वाली, है ना। ये जो रिएक्शन अभी हम लोगों ने लिखी ना बेटा, ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। इसका जो डेल्टा एच होता है वो पॉजिटिव होता है। और ये हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ चुके हैं कि अगर कोई एंडोथर्मिक रिएक्शन है, समझिए, याद करिए, ली चैटलियर प्रिंसिपल में पढ़े थे। एंडोथर्मिक रिएक्शन में अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम किधर जाएगा, फॉरवर्ड की बैकवर्ड? Forward. Forward. फॉरवर्ड जाएगा, है ना। हाँ, एंडोथर्मिक में टेम्परेचर बढ़ाने पे इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड जाएगा। और अगर इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड जाएगा तो इक्विलिब्रियम पे जो ये आयन है इनका कंसंट्रेशन क्या होगा? इंक्रीज होगा। अगर इनका Yes. कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो इनके कंसंट्रेशन का जो प्रोडक्ट है वो भी बढ़ेगा। और इनके कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट ही KW है ना। इस वजह से बोलते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने पे, है ना, KW का वैल्यू इंक्रीज होता है। ठीक है, तो ये बस ध्यान रखना आप लोग कि कभी आपसे ऐसा पूछ दिया जाए कि KW टेम्परेचर पे डिपेंड करता है कि नहीं करता है, तो बोल दीजिएगा यस करता है, और इंक्रीज करने पे इंक्रीज करता है। हाँ, इसकी वैल्यू भी आपको याद रखनी, 25 डिग्री सेल्सियस पे, एट 25 डिग्री सेल्सियस इसकी जो वैल्यू होती है, ये एक्सपेरिमेंटल डेटा है वैसे तो, ये इतना कैलकुलेट किया जाता है 1.008 10⁻⁻14। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंटल डेटा है। लेकिन इसको भी हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके न्यूमेरिकल केमिस्ट्री में यूज करते हैं, क्योंकि ये 1.008 लगभग किसके बराबर है? ये अप्रोक्सीमेटली 1 के इक्वल है। तो इसको हम लोग इस 1 × 10⁻⁻14 इस ऑर्डर का ले लेते हैं, है ना। बोलो, है ना। तो ये आप लोग याद रखिएगा, कई बार ये वैल्यू आपको दी नहीं जाएगी, और आपसे आपको ज्यादातर जो क्वेश्चन दिए जाएंगे वो आयनिक इक्विलिब्रियम में 25 डिग्री सेल्सियस पे ही कैलकुलेशन करने को दी जाएगी। तो ये आपको डायरेक्ट यूज करना होगा, ठीक है। और 25 डिग्री सेल्सियस पे ये वैल्यू होती है 10⁻14 ऑर्डर की। और यही टेम्परेचर अगर हम लोग बढ़ा दें और ये टेम्परेचर हम लोग कर दें कितना, 60 डिग्री सेल्सियस पे, तो 60 डिग्री सेल्सियस पे ये वैल्यू पहुंच जाती है नियरली 10⁻⁻12 ऑर्डर की। सुख जाओ, 60 नहीं, 90 पे होता है ये। 90 डिग्री सेल्सियस पे ये वैल्यू कितनी पहुंच जाती है? 10⁻⁻12 ऑर्डर की, ठीक है। 60 डिग्री सेल्सियस पे -13 ऑर्डर की होती है लगभग, और 90 डिग्री सेल्सियस पे -12 ऑर्डर की पहुंच जाती है। तो इससे आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि जैसे टेम्परेचर हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं तो KW का वैल्यू भी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है ना। -14 Yes. से -12 हो रहा है, तो वैल्यू इंक्रीज हो रही है ना KW की, Yes. ठीक है। तो ये ध्यान रखना। और ये KW के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यों होता है, इसका रीजन लिख लीजिए। बिकॉज एबव रिएक्शन इज एंडोथर्मिक इन नेचर। एबव रिएक्शन इज एंडोथर्मिक इन नेचर, ठीक है। तो वाटर की जो ऑटो प्रोटोलिसिस होती है वो एंडोथर्मिक नेचर की होती है, ठीक है। तो ये इसमें है, मतलब हम लोग को पता होना चाहिए। और ये वाटर का जो आयनाइजेशन कांस्टेंट है ये तो बहुत फेमस है, और वाटर का इसलिए फेमस है क्योंकि अभी हम लोग जितना भी आगे पढ़ेंगे, जैसे अभी हम लोग पीएच का कैलकुलेशन पढ़ेंगे, तो पीएच का कैलकुलेशन भी, जैसे किसी एसिड या बेस का पीएच निकालना होता है तो वो पानी के अंदर ही निकालते हैं, मतलब उसमें भी सॉल्वेंट क्या होता है? वाटर होता है, ठीक है। तो जितना भी खेल आगे होगा, मतलब इस चैप्टर में जितनी भी चीजें हम लोग जैसे जैसे थ्योरी आगे बढ़ेगी उसमें आप देखोगे कि सॉल्वेंट ज्यादातर वाटर ही लिया जाएगा,
है ना। तो सॉल्वेंट जब वाटर लिया जाएगा तो वाटर का जो अपना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू है ये 25 डिग्री सेल्सियस पे, इसका जरूरत हमें जगह जगह पे पड़ेगी। मतलब इसके बिना तो आगे कहानी बढ़ेगी ही नहीं, है ना। मतलब ये बहुत बेसिक थ्योरी का पार्ट है, ठीक है। लेकिन अगर कोई ऐसा सॉल्वेंट ले लिया जाए, वाटर की जगह कोई दूसरा सॉल्वेंट ले लिया जाए और वो भी इसी एम्फोप्रोटिक टाइप का हो, तो उसका भी सेल्फ आयनाइजेशन कांस्टेंट लिखा जा सकता है। जैसे किसी क्वेश्चन में वो बोल दिए कि लिक्विड अमोनिया लिया गया एज ए सॉल्वेंट, है ना। जैसे इसी में एक और लॉजिक बता देते हैं कि वैसे तो 99% केस में वाटर ही लिया जाएगा, लेकिन अगर वो कुछ नया पेश करना चाहेगा आपके सामने, तो वो हो सकता है कि सॉल्वेंट ही बदल दे क्वेश्चन में, ठीक है। और अगर सॉल्वेंट बदल देगा तो उसका के डब्ल्यू का वैल्यू भी चेंज हो जाएगा। तो जैसे एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं, इफ लिक्विड अमोनिया इफ लिक्विड अमोनिया इज टेकन एज ए सॉल्वेंट, ठीक है। मान लिया कि लिक्विड अमोनिया को ले लिया गया सॉल्वेंट की तरह, है ना, सॉल्वेंट की तरह ले लिया गया, तो वहां पे क्या होगा कि अमोनिया के दो मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करेंगे, और अमोनिया के दो मॉलिक्यूल जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो यहाँ भी सेल्फ आयनाइजेशन होगा। अमोनिया का एक मॉलिक्यूल अपना प्रोटॉन डोनेट करेगा और दूसरा एक्सेप्ट कर लेगा, और जो डोनेट करेगा वो NH2 माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो एक्सेप्ट करेगा वो NH4 प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह का इसमें बनेगा इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो है ना, वाटर के लिए तो हम लोग को पता ही है, लेकिन अगर मान लीजिए कि वाटर की जगह कोई दूसरा सॉल्वेंट ले लिया जाए, तो उसका भी इसी तरह से सेल्फ आयनाइजेशन कांस्टेंट होगा, है ना। अब उसमें के डब्ल्यू तो नहीं लिखेंगे, जैसे इसके लिए के अमोनिया लिख देंगे, ठीक है। इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को लिख देंगे के अमोनिया, ठीक है। तो जैसे के अमोनिया लिखे यहाँ पे, तो के अमोनिया हो जाएगा एक्टिव मास ऑफ NH2 माइनस इंटू एक्टिव मास ऑफ अमोनिया माइनस, ठीक है। जैसे वाटर का लिखा था वैसे ही अमोनिया का लिख दिया आयनाइजेशन कांस्टेंट, या इसी को सेल्फ आयनाइजेशन कांस्टेंट बोला जाएगा। इसको बोला जाएगा सेल्फ आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ अमोनिया, सेल्फ आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ अमोनिया, ठीक है। क्लियर हो रही बात, Yes, sir. है ना। तो एक चलो क्वेश्चन कर लेते हैं इसमें। सीट का ही ले लेते हैं चलो क्वेश्चन। आयनिक इक्विलिब्रियम में काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। आप लोग के स्कूल में हो गया चैप्टर ये? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. देखो एक क्वेश्चन ये है, इसी पे बेस्ड है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन प्योर फॉर्मिक एसिड, इसने यहाँ पे देखो प्योर फॉर्मिक एसिड को एज ए सॉल्वेंट ले लिया है। जब भी कोई लिक्विड प्योर होगा तो समझ जाइए वो एज ए सॉल्वेंट ही लिया जा रहा होगा, है ना। तो प्योर फॉर्मिक एसिड लिक्विड कंसंट्रेशन ऑफ फॉर्मेट आयन इक्वल टू 10⁻³ तो प्योर फॉर्मिक एसिड में फॉर्मेट आयन का कंसंट्रेशन आपको दिया हुआ है 10⁻³ और पूछ क्या रहा है, व्हाट इज द सेल्फ आयनाइजेशन कांस्टेंट एट 27 डिग्री सेल्सियस। तो आपसे फॉर्मिक एसिड का सेल्फ आयनाइजेशन कांस्टेंट पूछ रहा है ना। बताइए क्या होना चाहिए, है ना। सबसे पहले तो हम लोग क्या लिखेंगे इसमें, रिएक्शन लिखेंगे, है ना। Yes, sir.
इसमें हम लोग लिखेंगे रिएक्शन। तो इसमें क्या होगा कि फॉर्मिक एसिड अपना H+ आयन डोनेट करेगा। किसको करेगा? फॉर्मिक एसिड का एक मॉलिक्यूल उसके दूसरे मॉलिक्यूल को देगा, तो ये बना देगा फॉर्मेट आयन और ये बना देगा, ठीक है, कटायन बन जाएगा ये। ठीक है, अब इसका अगर हम लोग लिखें फॉर्मिक एसिड का आयनेशन कांस्टेंट, तो इसमें जो आयन दिख रहे हैं हमें प्रोडक्ट साइड, इन्हीं के कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये लिख दिया आपने। अब उसने केवल इसका कंसंट्रेशन दे दिया, फॉर्मेट आयन का कंसंट्रेशन आपको दे दिया है ना आपको। उसने किसका कंसंट्रेशन दे दिया है? फॉर्मेट आयन का। तो इसमें आप ऐसे समझिए कि अगर जो फॉर्मिक एसिड का कंसंट्रेशन मान लीजिए सी है ना, उस समय ये बने नहीं है, 0 0 है। ठीक है, तो जब इक्विलिब्रियम आया होगा, मतलब जब इक्विलिब्रियम आएगा, एट इक्विलिब्रियम, तो इसका कंसंट्रेशन हो जाएगा C1 - अल्फा। तो फॉर्मेट आयन का कितना हो जाएगा? C अल्फा। सी और अल्फा। इसका भी C अल्फा। इसका मतलब इक्विलिब्रियम पे फॉर्मेट आयन और जो उसका कटायन है, फॉर्मिक एसिड का जो कटायन है, इसका कंसंट्रेशन हमेशा क्या रहेगा? इक्वल रहेगा, Same. है ना? सर डी सेम ऑप्शन। रहेगा। हाँ, डी हो जाएगा, बिल्कुल सही। तो फॉर्मेट आयन कंसंट्रेशन जो है वही उसके कटायन का भी हम लोग ले लेंगे। जो उसने दिया ना 10⁻³ वही उसके कटायन का भी हो जाएगा। तो फॉर्मेट आयन का कंसंट्रेशन भी 10⁻³ और उसके कटायन का भी इतना ही। तो टोटल नेट कितना आ गया? 10⁻³ आ गया, और 10⁻6 आ गया, है ना? ठीक है, तो बस यही आंसर हो गया, है ना? बिल्कुल बेसिक बेसिक थ्योरी पे बेस्ड है क्वेश्चन। बस उसको आपको वो लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए। ठीक है, क्लियर हो रही बात? सर है ना? Yes. सर यहाँ पे 2C अल्फा नहीं हो? हाँ, देखो प्रोडक्ट साइड तो आप करना चाहो तो इसके लिए भी कर लो, लेकिन इस ये जो वैल्यू है ना, ये अप्रोक्सीमेटली इसी के बराबर ही होगी, क्योंकि अल्फा इग्नोर, अगर 2C अल्फा भी करेंगे तो भी वो अप्रोक्सीमेटली उसी के बराबर आ जाएगी। और वैसे भी इसका कंसंट्रेशन कांस्टेंट मान के हम लोग वैसे ही मल्टीप्लाई कर चुके हैं, है ना? तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। केवल प्रोडक्ट साइड जो आयन है, उन्हीं के कंसंट्रेशन का जो प्रोडक्ट है वही सेल्फ आयनाइजेशन कांस्टेंट के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, यस। है ना? चलो एक क्वेश्चन चलो और कर लेते हैं, है ना? प्रोडक्ट साइड जो आयन दी है, मतलब कि सेल्फ आयनाइजेशन के केस में हमेशा ये ध्यान रखिए कि प्रोडक्ट साइड जो आयन बन रहे हैं, बस उन्हीं के कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट हमें लेना है, क्योंकि रिएक्टेंट साइड तो वो वैसे ही 1 हो जाएगा। एक जैसे ये वाला करना चाहो तो कर लो, ये भी क्वेश्चन ठीक है ना? देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसमें आपसे कह रहा है परसेंटेज आयनाइजेशन ऑफ वाटर एज फॉलोज एट सर्टेन टेम्परेचर इज 3.6 इंटू 10⁻⁷%। ठीक है, आपको वो वाटर का परसेंटेज आयनाइजेशन दे रहा है ना? वाटर का क्या दे रहा है? परसेंटेज आयनाइजेशन। वाटर का परसेंटेज आयनाइजेशन मतलब वाटर का अल्फा दे रहा है। वाटर का अल्फा 3.6 इंटू 10⁻⁷% आपको दे रहा है। और आपसे पूछ क्या रहा है? आपसे KW पूछ रहा है और pH पूछ रहा है। दो चीजें पूछ रहा है, KW मतलब आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, और pH का वैल्यू आपसे पूछ रहा है ना? देखो तो इसमें आपको उसने अल्फा दे दिया है, तो अगर हम लोग अपना इक्वेशन लिखें T=0 पे वाटर का कंसंट्रेशन C मान लें, यहाँ पे 0 0, और हमेशा C से अल्फा मोल ही डिसोसिएट होंगे, मतलब सॉरी, अल्फा जो होता है वो हमेशा 1 मोल से जितना डिसोसिएट होता है उसे ही अल्फा बोलते हैं, है ना? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हम लोग ने केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ा था।
कि 1 मोल से जितने मोल डिसोसिएट होते हैं वही अल्फा होते हैं। इसका मतलब C मोल से कितने डिसोसिएट हो रहे होंगे इक्विलिब्रियम पे, तो ये CL डिसोसिएट होंगे C अल्फा, तो C माइनस C अल्फा। ठीक है, है ना। अच्छा, लेना चाहो तो इसके 2 मोल ले लो, तो उससे कंफ्यूजन नहीं रहेगी। तो यहाँ भी वो C अल्फा ही बनेंगे और यहाँ भी वो C अल्फा ही बनेंगे, है ना, क्योंकि एक इनके कोफिशिएंट देखो ना 1 1 है। तो 1 मोल के रिस्पेक्ट में C अल्फा और यहाँ भी 1 मोल के रिस्पेक्ट में कितने बनेंगे, C अल्फा। अब इसका अगर हम लोग लिख लें KW, इसका हम लोग क्या लिख लें, KW, तो KW हो जाएगा हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई हाइड्रोक्साइड आयन, है ना। अब ये वैल्यू रख दें तो ये C अल्फा, हाइड्रोनियम आयन भी C अल्फा है और OH आयन भी C अल्फा है, तो ये हो जाएगा C अल्फा होल स्क्वायर। ठीक है, अब आपको देखो अल्फा की वैल्यू उसने दे दी है क्वेश्चन में, अल्फा तो उसने दे दिया बेटा हमें, लेकिन C नहीं पता, वाटर का कंसंट्रेशन नहीं पता। तो क्या करें भाई, वाटर का कंसंट्रेशन कहाँ से लाएं। तो याद करो, आप लोगों ने मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ रखा है, प्योर वाटर की मोलरिटी हम लोगों ने पढ़ी थी, मोलरिटी ऑफ प्योर वाटर कितनी होती है, 5.5 55.5। जी सर 55.5 हाँ, तो ये आप लोग याद ही रखिएगा, क्योंकि इस चैप्टर में कई जगह हम लोग को जरूरत पड़ेगी। प्योर वाटर की मोलरिटी जो होती है वो 55.5 होती है। ये हम लोग ने कैलकुलेट किया था उसमें केमिकल, सबसे पहले जो चैप्टर पढ़ा था मोल कॉन्सेप्ट उसमें, है ना। तो ये याद रखिएगा, इसको निकालना भी आसानी होता है ना, इसको सीधे मोलरिटी के फॉर्मूले से निकाल सकते हो आप लोग। और ये वैल्यू आप यहाँ रख दीजिए, वाटर, प्योर वाटर की मोलरिटी या प्योर वाटर का कंसंट्रेशन 55.5, और अल्फा आपको दिया ही था क्वेश्चन में, अल्फा कितना दिया हुआ है, 3.6 इंटू 10⁻⁻7। अब इस इतने का पूरे का स्क्वायर कर दिए, तो इससे आपका KW वैल्यू आ जाएगी, है ना, वही आंसर हो जाएगा। अच्छा, एक चीज, ये तो KW हो गया, एक उसने पीएच और पूछा है इसी क्वेश्चन में, उसने पीएच भी पूछा है। तो पीएच के लिए हम लोग को फॉर्मूला होता है पीएच इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस आयन, और यहाँ पे H प्लस आयन किसके बराबर है, यहाँ पे H प्लस आयन, अच्छा हाँ, H प्लस आयन और हाइड्रोनियम आयन एक ही होता है बस। अब आपको ये थोड़ा सा, अब आप लोग थोड़ा समझदार हो गए हो कि हम लोग, अब मैं कभी अगर H प्लस आयन बोलूं भी तो आप समझ जाना, अच्छा H प्लस आयन या हाइड्रोनियम आयन बोथ आर सेम, है ना, क्योंकि H प्लस आयन हाइड्रोनियम आयन के फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है। तो H प्लस आयन कंसंट्रेशन हाइड्रोनियम आयन के ही बराबर होगा, क्योंकि उसी फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, उसका कंसंट्रेशन कितना है, C अल्फा है। तो ये C अल्फा रखना होगा, जहाँ पे H प्लस आयन कंसंट्रेशन है ना, उसकी जगह C अल्फा की वैल्यू हमें सब्स्टिट्यूट करनी होगी। और C आपको अभी बताया था मैंने 50.55 ले लिए, और अल्फा हो गया 3.6 10⁻⁻7। ठीक है, बाकी ये लॉग आप ले ही लोगे, इससे आपका पीएच आ जाएगा। ठीक है, अच्छा इस चैप्टर में थोड़ा सा लॉग और मतलब ये वैसे तो सब्जेक्टिव पेपर में क्या होता है कि कैलकुलेटर होता है सभी को अलाउड, है ना, सीबीएसई आईएससी दोनों में ही कैलकुलेटर अलाउड है ना। नो नो सर, सर CBSE में नहीं है। सीबीएसई में नहीं सीबीएसई में नहीं है, अच्छा। तो भी सीबीएसई वाले बच्चों के लिए तो थोड़ा सा ये है कि लॉग, बेसिक लॉग हम लोगों को पता होना चाहिए, है ना। जैसे इस चैप्टर में लॉग कई जगह आएगा भी, तो जैसे बेसिक लॉग की वैल्यू, जैसे log 2 हमें पता होना चाहिए, log 3, log 5, है ना। तो उसमें थोड़ा बहुत फैक्टर वैक्टर करके हम लोग कर सकते हैं। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में वो लॉग में आपको ज्यादा परेशान नहीं करेगा, लॉग में आपको बस ये बेसिक लॉग की वैल्यूज अगर पता होंगी तो इन्हीं के टर्म में फैक्टर वेक्टर हो जाया करेंगे, है। जैसे यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे तो फैक्टर होना मुश्किल है 55.5 का। तो अब ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन में थोड़ा सा वो आपको तड़पाएगा ही, है ना। लेकिन जेई के पेपर में ऐसा नहीं होगा, जेई के पेपर में वो ऐसा डेटा फिट करेगा कि जैसे ये दोनों नंबर मल्टीप्लाई होके ऐसा कोई नंबर बन जाएगा जिसके आसानी से फैक्टर हो जाएंगे,
है ना, जिसके 2, 3, 5 में फैक्टर हो जाएंगे, तो वहां पे आप इनकी वैल्यूज, हाँ लेकिन ये वैल्यूज आपको याद रखनी है, ठीक है। log 5 होता है 0.699, लगभग 0.7 ले सकते हैं, और log 7 होता है 0.85, ठीक है। तो ये वैल्यूज हम लोग को पता होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर है? बोलो, आ गया समझ में, आ गया सभी को? Yes, sir. Yes. Yes, sir. ठीक है, तो ये तो अभी हम लोगों ने एक बेसिक अभी टर्म पढ़ा है। अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक जो है वो पीएच कैलकुलेशन ही है। इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग को पढ़ना है वो है पीएच कैलकुलेशन, कि पीएच क्या होता है, वो कितनी तरीकों से उसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो लिख लीजिए, एक हेडिंग लगा लीजिए, पीएच कैलकुलेशन। देखिए, पीएच कैलकुलेशन क्या होता है, पीएच होता क्या है और उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। इस चैप्टर में मेन आपसे पीएच कैलकुलेशन पे ही न्यूमेरिकल दिए जाएंगे, ठीक है। अलग अलग तरह के कैलकुलेशंस करने होंगे आपको। तो ये पीएच जो टर्म है, सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था सोरेनसन नाम के साइंटिस्ट ने, ठीक है, इंट्रोड्यूस्ड बाय सोरेनसन, ठीक है। पीएच जो टर्म है उसको सबसे पहले फर्स्ट टाइम जो ये इस टर्म को इंट्रोड्यूस किया था, वो हमारे थे सोरेनसन। उन्होंने बताया ये इस टर्म के बारे में, और उन्होंने इस टर्म के बेसिस पे ये इस टर्म के को क्यों इंट्रोड्यूस किया, तो उसके लिए बोला कि किसी सॉल्यूशन के एसिडिक या बेसिक स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए, है ना, या एक्सप्रेस करने के लिए उन्होंने ये यूनिट की तरह इसको यूज किया, जिसको उन्होंने नाम दिया पीएच, ठीक है। इनके अकॉर्डिंग जो पीएच था वो पावर टू एक्सप्रेस हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, ठीक है। ये इसकी बेसिक डिफिनेशन बोल दी जाती है। पीएच की बेसिक डिफिनेशन यही है, पावर टू एक्सप्रेस हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, ठीक है। पीएच जो होता है वो एच प्लस आयन के कंसंट्रेशन की पावर को एक्सप्रेस करने के लिए यूज किया जाता है। देखो क्या मतलब है। देखो, इसको आप ऐसे समझो, थोड़ा एक लाइन और अच्छा लिख लो इसमें, लिख लो pH express the acidic and basic strength. pH express the acidic and basic strength of uh, acid and base, या कोई सॉल्ट का भी सॉल्यूशन हो सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि एसिड और बेस दिया जाए, इन एक्वा सॉल्यूशन, ठीक है। तो एसिड का या बेस का या किसी सॉल्ट का उसके एक्वस सॉल्यूशन में अगर आपको पीएच को एक्सप्रेस करना है, तो उसके लिए हम लोग पीएच को डिफाइन करते हैं, ठीक है। अच्छा, पीएच को अगर मैथमेटिकली डिफाइन करें, मतलब मैथमेटिकली देखें क्या होता है, तो मैथमेटिकली pH is defined as negative power of 10. Mathematically, pH is defined as negative power of 10.
ठीक है, तो पीएच जो है उसको मैथमेटिकली कैसे लिखा जाता है, पीएच बोलते हैं कि इसका बेसिक फॉर्मूला है H प्लस आयन जो होता है, H प्लस आयन इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस पीएच। ये इसका बेसिक फॉर्मूला होता है। ठीक है, पीएच जो होता है वो 10 की पावर माइनस पीएच के फॉर्म में एक्सप्रेस किया था। ये सोरेनसन ने कैसे निकाला था, तो इसके पीछे उनके कई सारे एक्सपेरिमेंट थे, और उन एक्सपेरिमेंट्स का जो रिजल्ट था वो हम लोग उन्होंने इस फॉर्मूले के फॉर्म में दिया था। ठीक है, तो इसका कोई ऐसा कोई सच डेरिवेशन टाइप का नहीं है, ये एज ए एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट पे बेस्ड फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये हम लोग को याद ही रखना होता है। पीएच इक्वल H प्लस आयन कंसंट्रेशन जो होता है वो बराबर होता है 10 की पावर माइनस पीएच के। ठीक है, और अगर हम लोग क्या करें, अच्छा ये फॉर्मूला होता है फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, बहुत डाइल्यूटेड टाइप के जो सॉल्यूशन होते हैं उसके लिए फॉर्मूला आता है। ऐसे सॉल्यूशन जिनकी मोलरिटी जो होती है ना वो 1 से कम होती है, उनको हम लोग डाइल्यूट सॉल्यूशन बोलते हैं। लेकिन अगर कोई बहुत कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है, बहुत कोई कैसा होता है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है, तो वहां पे थोड़ा सा डिफरेंस होता है। H प्लस आयन इज इक्वल टू एक्टिविटी कोफिशिएंट इंटू 10 टू द पावर माइनस पीएच, तो वहां पे एक कांस्टेंट आ जाता है एक्टिविटी कोफिशिएंट। ठीक है ना। लेकिन हम लोगों को जो सॉल्यूशन डील करने हैं अभी 12th स्टैंडर्ड में, वो हम लोगों को सिलेबस में केवल डाइल्यूटेड सॉल्यूशन ही दिए जाएंगे। आपको जितने भी आप पूरा आयनिक इक्विलिब्रियम पर डालोगे, आपको जो कंसंट्रेशन दिए जाएंगे ना बेटा एसिड और बेस के या सॉल्ट के, वो 1 मोलर से कम वाले ही दिए जाएंगे। है ना, हम लोग के सिलेबस में बेसिकली डाइल्यूट सॉल्यूशन की ही थ्योरी है। तो डाइल्यूटेड सॉल्यूशन के लिए एक्टिविटी कोफिशिएंट की वैल्यू 1 होती है, इसीलिए इस फॉर्मूले में यहाँ पे एक्टिविटी कोफिशिएंट नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, उसकी वैल्यू कितनी ले ली गई है, उसकी वैल्यू 1 के बराबर ले ली गई है। ठीक है ना, बोलो भाई। Yes, है sir. ना, अब इस Yes, sir. फॉर्मूले में क्या कर दो, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं। जैसे ये फॉर्मूला है, इसमें बोथ साइड आप लॉग लेकर उसको सिंप्लीफाई कर दीजिए। ठीक है, तो इसमें अगर आप लॉग ले लीजिए, टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो अगर आप लॉग के फॉर्म में इसको लिख दिए तो ये हो जाएगा लॉग H प्लस आयन इज इक्वल टू माइनस पी एच इंटू लॉग 10, और लॉग 10 कितना हो जाएगा, लॉग 10 1 हो जाएगा। तो log 10 1 होते ही pH की वैल्यू आ जाएगी, pH इक्वल टू माइनस log H प्लस आयन। ठीक है, तो pH क्या हो Yes. जाएगा, माइनस log H प्लस। तो ये फॉर्मूला अभी हम लोग कई सारे क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन में यूज भी कर चुके हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला इस तरह से आया है, ये सोरेनसन की जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है ना, इस फॉर्मूले के से वो डिराइव हुआ है। ठीक है, तो ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, और हम लोगों को यही फॉर्मूला याद भी रखना है, pH इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस आयन। ठीक है ना। अच्छा, अब इसमें सर हाँ बोलो बेटा। सर आपने जो लिखवाया सर फॉर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, सर H प्लस का कंसंट्रेशन इज इक्वल्स टू, सर ये H प्लस क्या है? ये एक्टिविटी कोफिशिएंट इसको बोलते हैं, एक्टिविटी कोफिशिएंट। ये एक्टिविटी कोफिशिएंट होता है, ये एक्चुअली जितने कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होते हैं, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन जिनकी मोलरिटी 1 से ज्यादा होती है, तो उनके लिए एक टर्म डिफाइन होता है, उसी को बोलते हैं एक्टिविटी कोफिशिएंट। है ना, और उसकी वैल्यू वो आपको दी जाएगी क्वेश्चन में। ठीक है, Yes, मान sir. लो वैसे कंसंट्रेट सॉल्यूशन की पे बेस्ड न्यूमेरिकल हम लोग के सिलेबस में नहीं है, लेकिन मान लो आगे जैसे आप पढ़ोगे, बीटेक में पढ़ोगे, तो वहां पे आता है ये। जब आप जैसे अगर आप वैसे तुम लोग को इतना तो पता ही होगा कि बीटेक में फर्स्ट ईयर में मैथ भी पढ़ाई जाती है और केमिस्ट्री भी पढ़ाई जाती है ना, पता है आप Yes, लोगों sir. को? Maths, physics, chemistry. Yes, sir. उसमें एक सेमेस्टर में रहता है, मैथ तो 3 सेमेस्टर में रहता है, केमिस्ट्री एक सेमेस्टर में रहता है, एक सेमेस्टर फिजिक्स होती है। तो वो जो केमिस्ट्री होती है वो थोड़ा सा इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री होती है,
तो उसमें इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में थोड़ा सा कुछ चीजें और एक्सपोजर दिया जाता है बच्चों को, तो वहां पे कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की बात भी होती है, तो वहां पे इसके बारे में और डिटेल में पढ़ाया जाएगा। लेकिन अभी 12th या जेई के सिलेबस में एक्टिविटी कोफिशिएंट का कोई मतलब नहीं है ना, क्योंकि हम लोग को जो भी सॉल्यूशन दिए जाएंगे वो डाइल्यूटेड सॉल्यूशन दिए जाएंगे, और डाइल्यूटेड सॉल्यूशन में एक्टिविटी कोफिशिएंट की वैल्यू जो होती है वो 1 के बराबर होती है। ठीक है, तो वो कभी हमारे पिक्चर में आएगा नहीं। ठीक है, तो उसके बारे में अगर आपको बहुत कुछ पता नहीं है तो कोई जरूरत भी नहीं है पता रखने की अभी फिलहाल। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला हम लोग को मिल गया, pH इक्वल टू माइनस लॉग एच प्लस आयन। और इस फॉर्मूले में जैसे आपसे मैं पूछूं कि बताओ अच्छा कि अगर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा कभी, तो पीएच पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, पीएच उसका बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा। है ना, घटेगा। ठीक है, क्योंकि बाहर माइनस लगा हुआ है। तो इसका मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि जो पीएच होता है किसी सॉल्यूशन का, वो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, पीएच जो होता है वो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, एज एच प्लस आयन कंसंट्रेशन इंक्रीजेस, पीएच ऑफ ए सॉल्यूशन डिक्रीजेस। है ना, एच प्लस आयन कंसंट्रेशन अगर बेटा इंक्रीज हो रहा होगा तो पीएच क्या हो रहा होगा, डिक्रीज हो रहा होगा। ठीक है, लेकिन अगर OH आयन कंसंट्रेशन अगर बोले तो OH आयन बढ़ेगा तो H प्लस आयन कम हो रहा होगा, तो उस केस में पीएच क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा। तो पीएच हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन H प्लस आयन कंसंट्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना, क्लियर है? अच्छा, अब ये फॉर्मूला तो वैसे बहुत कॉमन है। अब जैसे देखो इसमें एक खास बात है कि जो एच लॉग के अंदर आ रहा है, ठीक है, वही चीज पी की पावर में भी लिखी हुई है। तो जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि पीओएच क्या होता है, जैसे पीओएच के बारे में पूछूं, तो पीओएच का फॉर्मूला हो जाएगा माइनस लॉग OH है। ओएच माइनस, है ना, मतलब जो पी के पावर में रहेगा वो माइनस लॉग के अंदर भी आएगा। अब जैसे मैं पूछूं आपसे पी के डब्ल्यू क्या होगा, तो आप कह देंगे कि माइनस लॉग के डब्ल्यू, है ना। तो ये जो रिलेशन है ये सिमिलर रिलेशन बन जाते हैं। जैसे आपसे कोई पूछे पी के ए क्या होगा, पी के ए, तो ये हो जाएगा माइनस लॉग के, है ना, बोलो भाई, है ना। पी Yes, के sir. बी, पी के बी कहीं लिखा हो तो समझ जाइएगा कि वो माइनस लॉग के भी होगा। ठीक है, तभी हम लोग बोलते हैं कि जो पी के ए होता है वो के ए वैल्यू के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज्यादा के ए होता है एसिड का, वीक एसिड का, उतना उसका पी के उतना ही कम होता है। ठीक है ना। ऐसे ही पी के बी में बोल सकते हैं कि जितना पी के बी वैल्यू के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, है ना, जितना के बी ज्यादा होगा उतना ही पी के बी कम होगा। ठीक है, आ रही बात समझ में? Yes, तो sir. ये यहाँ पे बेसिक अभी इसको नोट कर लीजिए आप लोग, क्योंकि ये बहुत बेसिक टर्म है सभी। तो पीएच का तो ये फॉर्मूला अपने आप में है ही इम्पोर्टेंट, और इसी से रिलेटेड पीओएच का फॉर्मूला, पी के डब्ल्यू का, है ना, पी के ए का, पी के बी का, तो ये फॉर्मूले भी इम्पोर्टेंट है। Sir, हाँ बोलो बेटा। सर पीएच सर OH माइनस आयन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बट सर वहां भी लॉग में माइनस लगा हुआ है। आ, यहाँ पे ये देखो, ये तो अलग रिलेशन हो गया, ये वाला रिलेशन। इस रिलेशन में तो पीओएच अगर मतलब अगर आपसे बोला जाए कि हाइड्रोक्साइड एंड कंसंट्रेशन और पीओएच में रिलेशन बताइए, तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ जाएगा। पीओएच जो होगा वो हाइड्रोक्साइड एंड के क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। और अच्छा, आपको अगर ये लग रहा होगा कि सर H प्लस आयन और OH आयन ये इनवर्सली कैसे हो रहे हैं, है ना, यस सर।
तो ये अभी हम लोगों ने पढ़ा ना, वो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर की इक्वेशन अगर देखो तो वो थी Kw=H+ion। वैसे तो हाइड्रोनियम था, लेकिन मैं यहाँ सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। तो ये फॉर्मूला था। देखो अगर कभी H+ion बढ़ते हैं, ठीक है, तो OH आयन कम होने लगते हैं। रीजन क्या है? क्योंकि टेम्परेचर अगर आप कांस्टेंट किए हो तो Kw की वैल्यू क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी, है ना। और अगर H+ आयन कंसंट्रेशन बढ़ेंगे तो OH आयन को उसी रेशियो से कम होना पड़ेगा, क्योंकि दोनों के प्रोडक्ट को क्या रखना है? कांस्टेंट रखना है, ठीक है। तो H+ आयन मतलब वाटर सॉल्वेंट जो होता, जब भी वाटर एज ए सॉल्वेंट लेते हैं तो H+ आयन कंसंट्रेशन और हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में जो होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहते हैं। अगर H+ आयन बढ़ रहा होगा तो OH आयन वाइस वर्सा आप बोल सकते हो कि कम भी हो रहा होगा, मतलब साइमल्टेनियसली वो कम भी हो रहा होगा, ठीक है। यस सर। अब इसमें एक चलो रिलेशन ही लिख लेते हैं, रिलेशन बिटवीन pH एंड pOH। रिलेशन बिटवीन pH एंड pOH। pH और pOH में क्या रिलेशन होता है? ठीक है, तो इसका एक छोटा सा फॉर्मूला होता है। pH और pOH का जो सम होता है वो P के W के बराबर होता है, ठीक है। पहले मैं आपको रिजल्ट बता देता हूँ। pH प्लस के बराबर pOH का जो सम होता है, हाँ, वो P के W के बराबर होता है। और 25 डिग्री सेल्सियस पे P के W की जो वैल्यू होती है वो 14 होती है ना। एट 25 डिग्री सेल्सियस अगर आपसे कोई पूछे P के W कितना होता है, तो P के W हो जाएगा -log Kw। और Kw अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि 10⁻⁻14 होता है 25 पे, तो ये वैल्यू हो जाएगी 14। तो इसको चाहो तो आप लिख सकते हो pH प्लस pOH इज इक्वल टू 14, 14। ठीक है। तो वो एक ही चीज है, pH प्लस pOH इक्वल टू P के W, या फिर आप इसको बोल दीजिए pH प्लस pOH इक्वल टू 14, है ना। तो ये इसमें आता है फॉर्मूला। अच्छा, ये आया कहाँ से रिलेशन? अगर इसकी बात करें कि ये फॉर्मूला कैसे आ गया भाई, है ना, तो इसको आप डिराइव कर सकते हो, सिंपल है। इसको हम लोग डिराइव भी कर सकते हैं। जैसे इसका डेरिवेशन देखा जाए तो देख कर लेते सर हैं। थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर दीजिए। अच्छा अच्छा, बिल्कुल बेटा। इसका डेरिवेशन जैसे लिखना है तो पहले आप क्या करो, ऑटो प्रोटोलिसिस वाली इक्वेशन लिख लो। अकॉर्डिंग टू ऑटो प्रोटोलिसिस ऑफ वाटर, तो वाटर की आप ऑटो प्रोटोलिसिस करा दो, मतलब वाटर के दो मॉलिक्यूल लेके उसको सेल्फ आयनाइज करा दो, तो वो क्या बना देगा? हाइड्रोनियम आयन बना देगा और हाइड्रोक्साइड आयन बना देगा, ठीक है। अब इसका अगर आप लिखो Kw, इस इक्वेशन का लिखो क्या? Kw, तो इसका Kw हो जाएगा हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन, ठीक है। तो इस इक्विलिब्रियम का जो Kw होगा वो क्या हो जाएगा? हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन और हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें आप लॉग ले लो बोथ साइड, है ना। आप क्या करो, माइनस लॉग ले लो, ठीक है। लॉग के साथ माइनस भी लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस लॉग Kw, इधर हो जाएगा माइनस लॉग हाइड्रोनियम आयन, और ये हो जाएगा माइनस लॉग हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है। और माइनस लॉग Kw आपका हो जाएगा पूरा पूरा P Kw। अभी हम लोगों ने पढ़ा था माइनस लॉग Kw को हम लोग क्या लिख सकते हैं? P Kw, है ना। ऐसे ही माइनस लॉग हाइड्रोनियम आयन, ये भी कुछ कुछ होता है, इसको क्या लिखेंगे हम लोग? पीएच। है ना। और इसमें माइनस साइन के साथ अगर ले लें माइनस लॉग OH आयन, तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? POH। तो ये बन गया फॉर्मूला, देखो pH प्लस POH इक्वल टू P Kw, है ना।
है ना। इसको चाहो तो ऐसे लिख लो प्लस और अंदर माइनस, और इतने पूरे को मैंने लिख दिया माइनस लॉग OH को POH। ठीक है, तो वो जो फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला है ये एक्चुअली वाटर के ऑटो प्रोटोलिसिस की जो इक्वेशन है उसी से आ रहा है वो, है ना। लेकिन क्वेश्चन में हम लोग को ये डायरेक्ट ही लगाना होता है ना। मतलब इसको आप लोग याद ही रखिएगा, पीएच और पीओएच का जो सम है वो हमेशा हम लोग कितना लेके चलेंगे, 14। है ना, वो 14 ही लेके चलना है। अच्छा, यहीं से आपका एक पीएच स्केल बन जाएगा, यहीं पे आप चाहो तो बना लीजिए पीएच स्केल, यहीं पे आपका बन जाएगा पीएच स्केल। पीएच स्केल में देखो ऐसे एक पूरी एक स्ट्रेट लाइन आप ड्रॉ करो, ठीक है, और यहाँ पे लिखो 1 और यहाँ बाउंड्री पे लिखो 14, ठीक है, और इसको बिल्कुल मिड में लिखो यहाँ 7, ठीक है। सबसे लेफ्ट एंड पे 1, राइट एंड पे 14 और मिड पे लिखो 7। अब यहाँ पे आप वैल्यूज 1 बाई 1 इंक्रीज करते जाइए, 1 के बाद 2 कर दिए, फिर 3 कर दिए, फिर 4 कर दिए, फिर 5 कर दिए, फिर 6 कर दिए, ठीक है, और फिर इसके बाद यहाँ 8 कर दिए, 9 कर दिए, 10, 11, 12, 13, ठीक है। तो यहाँ पे बोलते हैं कि अगर किसी सॉल्यूशन का पीएच 1 से लेकर 6.999 तक जा रहा है, मतलब लेस देन 7, है ना, 1 से बड़ा लेकिन 7 से कम, तो आपका वो सॉल्यूशन कैसा होगा, एसिडिक होगा। और अगर पीएच 7 से ज्यादा है लेकिन 14 से कम है, तो वो सॉल्यूशन कैसा होगा, बेसिक होगा, है ना। लेकिन अगर वो एग्जैक्ट 7 है तो वो कैसा होगा, न्यूट्रल। न्यूट्रल होगा, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा बेसिक पता होना चाहिए कि पीएच अगर 1 to 7 लाई कर रहा है किसी सॉल्यूशन का, तो वो सॉल्यूशन आपका एसिडिक है ना। 7 to 14 लाई कर रहा है तो वो बेसिक है, और 7 पे आ रहा है एग्जैक्ट तो क्या है, न्यूट्रल है, ठीक है। तो ये आपका पीएच स्केल यहाँ पे बनता है। अच्छा, न्यूट्रल आपको लग रहा होगा कि 7 को ही सर क्यों न्यूट्रल बोला आपने, 8 को बोलते हैं न्यूट्रल, 6 को बोल देते हैं, 7 को क्यों बोल रहे हैं हम लोग। above relation से प्लस करिए, मतलब H और OH आयन above का relation, yes sir. हाँ, तो इसको एक ऐसे भी एक सिंपल वे में आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जैसे अभी हम लोगों ने आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर की इक्वेशन पढ़ी थी, KW इक्वल टू पढ़ा था H प्लस आयन कंसंट्रेशन इनटू OH माइनस कंसंट्रेशन, ठीक है। और अगर आप मान लीजिए कि आपके पास प्योर वाटर है, अगर आप मान लें कि आपके पास क्या है, प्योर वाटर है, तो प्योर वाटर जो होता है वो न्यूट्रल होता है ना। प्योर वाटर को न्यूट्रल बोलते हैं, और कोई वाटर न्यूट्रल तभी होगा जब उससे आने वाले हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, या हाइड्रोजन की जगह हाइड्रोनियम बोलिए तो ज्यादा सही रहेगा, मैंने यहाँ सिंपलेस्ट वे में लिख दिया है, और हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन जब बराबर होंगे तो वो सॉल्यूशन क्या होगा, न्यूट्रल होगा। और अगर हम लोग H प्लस आयन OH आयन की वैल्यू सेम ले लें यहाँ पे, तो H प्लस आयन इंटू एच प्लस आयन, ये हो जाएगा H प्लस आयन होल स्क्वायर। तो इससे पता चलेगा कि H प्लस आयन कंसंट्रेशन हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ KW, ये किसके बराबर हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ KW। और KW की वैल्यू कितनी होती है, KW की वैल्यू होती है 1 इंटू 10⁻14। तो अगर इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये आ जाएगा 1 इंटू 10⁻7। इसका मतलब जो प्योर वाटर होता है, प्योर वाटर से आने वाले जो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होते हैं वो इतने ऑर्डर के होते हैं, 1 इंटू 10⁻7 ऑर्डर के। तो इसका मतलब अगर हम लोग पीएच निकालें प्योर वाटर का, पीएच ऑफ प्योर वाटर, तो प्योर वाटर का पीएच हो जाएगा इसी फॉर्मूले से माइनस लॉग H प्लस आयन, और H प्लस आयन सीधा आप रख दीजिए 10⁻7, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी, ठीक है। तो ये आपको इसलिए बोलते हैं कि प्योर वाटर का जो पीएच है वो हम लोग 7 कंसीडर करते हैं,
लेकिन ये भी ध्यान रखिएगा कि ये जो पीएच स्केल हम लोग पढ़ रहे हैं, इस पीएच स्केल टेम्परेचर का फंक्शन होता है। मतलब ये पीएच स्केल जो वैलिड है, ये केवल कितने टेम्परेचर पे वैलिड है? एट 25 डिग्री सेल्सियस, है ना? क्योंकि 25 डिग्री सेल्सियस पे जो H+ आयन कंसंट्रेशन 25 डिग्री सेल्सियस पे KW की वैल्यू जो होती है वो 10⁻⁻14 ऑर्डर की होती है ना? तब उसका पीएच इतना आ रहा है। लेकिन अगर यही पीएच आप जैसे 60 डिग्री पे बनाए, यही पीएच स्केल कितने डिग्री पे बनाए? 60 डिग्री पे, तो उसमें क्या होगा? उसमें न्यूट्रल पॉइंट आपका चेंज हो जाएगा। देखो 60 डिग्री सेल्सियस पे आप बनाएं, अगर यही पीएच स्केल बनाएंगे तो 60 डिग्री पे KW की वैल्यू हो जाती है अप्रोक्सीमेटली 10⁻13 ऑर्डर की। और अगर KW इतना हो रहा है तो इससे PKW कितना आएगा? PKW आपका 13 आ जाएगा, है ना? इसका मतलब पीएच की मैक्सिमम रेंज क्या हो गई? 13 हो गई, जब जो कि पहले कितनी थी? पहले 14 थी, है ना? क्योंकि पीएच स्केल की जो मैक्सिमम, आप उसको ऐसे याद रखिएगा, पीएच स्केल की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो एग्जैक्टली बेटा PKW के बराबर होती है ना? अब उस टेम्परेचर पे PKW कितना है उस पे डिपेंड करेगा। अब 25 डिग्री सेल्सियस पे PKW आ रहा था 14, तो पीएच की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे जाके सेट हो गई? 14 पे, है ना? लेकिन 60 डिग्री सेल्सियस पे PKW कितना है? 13, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे जाके फिक्स हो गई? 13 पे। तो न्यूट्रल पॉइंट कितने पे आएगा? न्यूट्रल पॉइंट हमेशा मैक्सिमम के हाफ पे आता है, मतलब PKW/2 पे आता है। तो यहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट कितने पे आएगा? 6 पे आएगा, है ना? तो ये कहना भी पूरी तरह से सही नहीं होता है कि अगर किसी सॉल्यूशन का पीएच 7 है तो वो हमेशा ऑलवेज न्यूट्रल ही रहेगा एट एनी टेम्परेचर, है ना? ये कहना सही नहीं रहेगा, क्योंकि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो पीएच की मैक्स वैल्यू कम होती जाएगी और उसका न्यूट्रल पॉइंट भी कम होता जाएगा। ठीक है, बोलो भाई, समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes. तो ये यहाँ पे समझने वाली बात है। ठीक है कि मतलब कि पीएच की जो मैक्सिमम रेंज है, इसको चाहो तो एक लिख भी लीजिए आप लोग, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पीएच स्केल, द मैक्स वैल्यू ऑफ पीएच स्केल वो हमेशा बराबर होती है बेटा PKW के। और द न्यूट्रल पॉइंट ऑफ पीएच स्केल वो हमेशा होती PKW/2। ठीक है? आ रही बात, समझ में आ रही सभी को? Yes, sir. Yes, sir. तो ये आपको समझ में आना चाहिए। चलो इसी पे एक Sir, छोटा सा neutral value न्यूमेरिकल। KW नहीं हो जाएगी? हाँ, क्या करूँ बेटा? सर न्यूट्रल वैल्यू सर √KW नहीं कर सकते? न्यूट्रल वैल्यू को हाँ लिख सकते हैं, मतलब न्यूट्रल वैल्यू को PKW/2 लिखो या फिर √KW भी लिखेंगे। नहीं, अगर √KW लिखेंगे तो ये 10⁻⁻7 आएगा, जबकि पीएच तो 7 आता है ना? तो ये लिखना तो गलत हो जाएगा। हाँ, ये लिखना गलत हो जाएगा। नहीं भाई, देखो, √KW की वैल्यू जो है वो H+ आयन कंसंट्रेशन के बराबर है, यानी वो पीएच के बराबर थोड़ी ना है। ठीक है? Yes. है ना? तो उसको PKW/2 ही लिखना पड़ेगा वहां पे, है ना? तो ये इसमें है। इसमें सेकंड एक छोटा सा क्वेश्चन तो ले लेता हूँ, जिससे आपको ये क्लियर हो जाए। कई बार आपको ऐसे क्वेश्चन दिए जाएंगे उलझाने वाले, फंसाने वाले,
जैसे कह देगा लेमन जूस हैज pH वैल्यू 6.7 एट 60 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो आपको बताना है कमेंट ऑन एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ लेमन जूस। ठीक है, आपको पीएच दिया हुआ है लेमन जूस का 6.7 और आपको कमेंट करना है कि बताओ कि ये एसिडिक है कि बेसिक है। और के डब्ल्यू आपको दिया हुआ है, के डब्ल्यू एट 60 डिग्री सेल्सियस। 60 डिग्री सेल्सियस पे के डब्ल्यू है 1 × 10⁻⁻13, है ना। और बताना है कि लेमन जूस का पीएच 6.7 है 60 डिग्री सेल्सियस पे, ऐसा उसने डेटा आपको दिया है। तो बताना है कि वो एसिडिक है कि बेसिक है एट टेम्परेचर वही है एट 60 डिग्री है, 60 डिग्री पे बताना है उसका नीचे। बेसिक। Slightly basic. है ना, तो Basic. बेसिक हो जाएगा, है ना। ठीक, गुड। तो यहाँ पे ये थोड़ा आपको क्लियर होना चाहिए, जैसे हम लोग बचपन में पढ़ लेते थे कि 7 से कम पीएच है तो एसिडिक ही मानते थे। लेकिन ये बात हम लोग को आज क्लियर होनी चाहिए कि जो ये वाला पीएच स्केल होता है ये केवल 25 डिग्री सेल्सियस पे ही वैलिड होता है। ऐसा कहना सही नहीं कि 7 से कम पीएच है तो किसी भी टेम्परेचर पे वो एसिडिक ही रहेगा। ये कहना गलत हो जाएगा। जैसे यहाँ पे वो 60 डिग्री सेल्सियस पे बोल रहा है, तो 60 डिग्री सेल्सियस पे के डब्ल्यू उसने दिया है -13 ऑर्डर का। तो खट से हम लोग पहले पीएच स्केल बनाएंगे, तो पीएच स्केल में ये 1 हो जाएगा और मैक्सिमम वैल्यू 13 हो जाएगी और इसकी मिड वैल्यू 6.5 हो जाएगी। मतलब न्यूट्रल पॉइंट 6.5 आ गया, है ना, एट 60 डिग्री सेल्सियस। ये जो पीएच स्केल हम लोग बना रहे हैं 60 पे, तो अगर उसने पीएच दिया है लेमन जूस का 6.7, तो ये तो यार इसके न्यूट्रल पॉइंट से हायर वैल्यू है। और न्यूट्रल पॉइंट के हायर पीएच वैल्यू अगर है तो 100% उसका नेचर क्या होगा, बेसिक होगा, है ना। तो आप लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है ना। लेमन जूस 60 डिग्री सेल्सियस पे अगर उसका पीएच 6.7 है तो फिर हमें उसको थ्योरेटिकली बेसिक बोलना पड़ेगा, है ना। क्लियर हुई बात। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बेसिक। ठीक है, बेसिक इन नेचर। तो ये चीज हम लोग को ध्यान रखना है, ठीक है, कि पीएच स्केल भी टेम्परेचर का फंक्शन होता है। सर एक मिनट ठीक सर है, नीचे। हाँ हाँ, ठीक ठीक, आप नोट कर लीजिए, आप लोग कोई चीज छूटनी नहीं चाहिए, आराम से नोट करिए। यस हो गया, थैंक यू सर। ठीक है, तो है ना, ये हो गया। अब इसमें आते हैं पीएच के बेस्ड न्यूमेरिकल कैसे पूछे जाएंगे, है ना। क्योंकि आपको आयनिक इक्विलिब्रियम में न्यूमेरिकल ही दिए जाएंगे क्वेश्चन में। तो लिखिए इसमें न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन पीएच। न्यूमेरिकल्स न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन पीएच। पीएच वैल्यू पे बेस्ड जो न्यूमेरिकल हैं उनको कैसे सॉल्व किया जाए भाई। तो इसमें सबसे पहले केस नंबर 1, ठीक है। केस नंबर 1 में हम लोग बात करेंगे पीएच ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। इसमें हम लोग बात करेंगे पीएच ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, पीएच ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का पीएच कैसे लिखें। पीएच स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का पीएच मतलब कैसे कैलकुलेट करें। जैसे एक इसमें न्यूमेरिकल ले लेते हैं, चलो।
है ना। इसमें न्यूमेरिकल है कैलकुलेट pH ऑफ फॉलोइंग। जैसे पहला ले लीजिए 0.001 मोलर ऑफ HCl सॉल्यूशन, और एक चलो और ले लेते हैं, है ना, कम से कम 2 क्वेश्चन तो करने जरूरी है। सेकेंड में लिख लीजिए 0.001 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन सब ले लेते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग को बेसिक वैसे समझना है आपको। एक चलो ये और लेते हैं, एक बेस भी ले लेते हैं। चलो ये 2 एसिड ले लिया, एक बेस लेते हैं। 0.01 मोलर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, जैसे ये 3 सॉल्यूशन ले लिए मैंने, और इन तीनों का हम लोगों क्या को पीएच को बोल रहा है, कैलकुलेट करना है। ठीक है, इन तीनों का हमें पीएच कैलकुलेट करना है। तो कैसे करें भाई कैलकुलेट? जैसे पहला पहले का पार्ट, 3। हाँ पहले का क्या 3 आ रहे हैं? यस ठीक है, करेक्ट है ना। कैसे आया समझाओ, ये 3 कैसे आया? सर, वो जो कंसंट्रेशन है सर 0.001, उसको सर 10 की पावर -3 लिख लेंगे सर। उसके बाद वो पीएच वाले फॉर्मूले में रख के सर 3 आ जाएगा। का रिएक्शन सर आयनाइज कर देंगे तो उससे वही H+ का कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा 0.001 यस फॉर्मूले में रख देंगे। 100% डिसोसिएट हो जाएगा H+ में। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे जो 100% वाली बात बोली है, ये बहुत मतलब की बात बोली है कि देखो आपने सबसे पहले ये देखना चाहिए, देखो किसी का भी पीएच पूछा जाए तो पहले उसका नेचर देख लेना कि जो भी एसिड या बेस जिसका पीएच दे रहा है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, कि स्ट्रॉन्ग बेस है, या वीक एसिड है या वीक बेस है। अब जैसे पहले अभी हम लोग जो पहला केस पढ़ रहे हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस वाला ही पढ़ रहे हैं, तो इसमें मैंने जो भी दिए हैं वो सब स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस ही है ना। लेकिन ये हम लोगों को भी पता होना चाहिए, क्योंकि पेपर में तो वो हेडिंग डाल के देगा नहीं, है ना, वो तो आपको पहचानना ही पड़ेगा। तो HCl हम लोग सभी लोग जानते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, और स्ट्रॉन्ग एसिड जितने भी होते हैं वो 100% आयनाइज हो जाते हैं, है ना। तो ये बेसिक आपको क्लियर होना चाहिए कि स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस जो होते हैं वो 100% आयनाइज हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जैसे HCl की मोलरिटी आपने ली है 0.001, ठीक है। अभी मान लो ये आयनाइज नहीं हुआ, T=0 पे, लेकिन अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो 100% आयन हो जाएगा, तो बचेगा तो ये पूरा ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि 100% आयनोज होगा तो किसी टी टाइम पर देखा जाएगा तो उसका कंसंट्रेशन 0 हो जाएगा। लेकिन उसी के रिस्पेक्ट में उनके उनसे बनने वाले आयंस का कंसंट्रेशन डिसाइड होगा। अब यहाँ पे थोड़ी सी हम लोग मोल कॉन्सेप्ट लगा देंगे कि भाई 0.001 मोल है इसके, अगर तो इसके 1 मोल से इसका 1 ही मोल बन रहा है, तो इसका मतलब इससे आने वाले H+ आयन का जो कंसंट्रेशन होगा ये भी कितना होगा, ये भी 0.001 होगा। ठीक है, और क्लोराइड आयन का भी कंसंट्रेशन 0.001 होगा। तो इससे ये बात समझ में आ गई कि इस सॉल्यूशन में जो हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन है वो 0.001 है, या इसी को हम लोग बोल सकते हैं कितना, इसको बोल सकते हैं 1 × 10⁻³ है ना, बोल सकते हैं। और पीएच पीएच का एक ही फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है, और यही एक फॉर्मूला होता ही, सबसे मेन फॉर्मूला बस यही होता ही है ना पीएच का। तो पीएच निकालने के लिए हमें H+ आयन कंसंट्रेशन का ही जरूरत पड़ता है, और वो हम लोग को पता चल गया H+ आयन कितना हो गया 10⁻³ बस ये वैल्यू हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे इस फॉर्मूले में, है ना। बस इसको रखते ही अब लॉग की प्रॉपर्टीज आप लोग को पता ही होगा, log m⁴n क्या होता है, n log m, तो ये पावर आगे मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और log 10 1 हो जाएगा।
है ना, ये सब तो बचपन की बातें हैं, आप लोग सब जानते ही हो। तो पीएच कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है ना। यस। yes sir. ठीक है, तो ये तो फर्स्ट पार्ट में हो गया। अब ऐसे ही जैसे सेकंड पार्ट आपसे पूछा जाए 2.69 The 2.6 है। इसको चाहो तो आप लोग अटेम्प्ट कर लो, या कुछ बच्चों ने कर भी लिया। देखो कितना आ रहा है, 2.67। 696 यस सर। 2.69, अच्छा बहुत बढ़िया, करेक्ट आंसर दे रहे हो भाई। ठीक है, तो बिल्कुल सही बताया। तो यहाँ भी वही लॉजिक लगेगा, है ना, पहले सर कि इक्वेशन लिखनी पड़ेगी और कितने एच रिलीज हो रहे हैं। हाँ हाँ, इसके लिए इक्वेशन लिखने में कभी भी आप लोग आलस मत दिखाइएगा, बस उसमें एक लाइन लिखना ही पड़ता है, इक्वेशन जरूर लिखिएगा। ठीक है, तो सल्फ्यूरिक एसिड अगर आयनाइज होगा तो इसके 1 मोल से H+ आयन 2 मोल बन रहे हैं, तो ये बनेंगे 0.002, है ना। और 0.002 को हम लोग लिख सकते हैं कितना, 2 × 10⁻³ सल्फेट तो इतने ही बनेंगे, 0.002 ही बनेंगे, नहीं 0.01 ही बनेंगे, है। और ये तो खत्म ही हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड। अच्छा, हमें पीएच निकालने के लिए H+ आयन का ही चाहिए कंसंट्रेशन, हमें सल्फेट आयन का कंसंट्रेशन से क्या करेंगे, है ना, उसकी वैल्यू लेकर हम लोग क्या करेंगे। तो हमें चाहिए H+आयन कंसंट्रेशन, तो वो आ रहे हैं कितने, 2 × 10⁻³ तो इससे पीएच आपका आएगा, देखो पीएच का वही फॉर्मूला लग जाएगा, पीएच इक्वल टू माइनस लॉग H+आयन, और ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो 2 × 10⁻³ अब यहाँ पे log m/n वाली प्रॉपर्टी लगा देंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 3 - log 2, और log 2 होता है 0.3010, मोटा मोटा न्यूमेरिकल केमिस्ट्री में log 2 0.3 ले लिया जाता है ना, अप्रोक्सीमेट 0.3 लेकर काम चला लेते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा अब 2.7 हो जाएगा, है ना, अगर 0.3 ले लें तो पीएच आपका हो जाएगा 2.7। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर बन गया, है ना। बोलो, क्लियर हो रही बात सभी को। यस अच्छा, एक आपको मैं थोड़ा शॉर्ट, एक थोड़ा सा 2 लाइन बचाने का एक तरीका बता देता हूँ, कि जैसे देखो H+आयन आपको इस तरह का मिल गया, ठीक है, तो डायरेक्ट पीएच बताने का एक तरीका मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, मतलब ये फालतू की कैलकुलेशन से बचने का तरीका बता रहा हूँ। तो इसको ऐसे समझो कि अ, एक, इसको आप ट्रिक मान सकते हो। ट्रिक क्या है, एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, देखो ट्रिक का नाम दे सकते हैं उसको। देखो हम लोग, सोरेनसन ने हम लोग को ये बताया था कि H+आयन जो होता है वो 10⁻⁻पीएच के बराबर होता है। ठीक है, तो इसका मतलब कभी भी आपको किसी सॉल्यूशन में H+आयन कंसंट्रेशन सपोज दे दे कि H+आयन कंसंट्रेशन 10⁻³ ऑर्डर के है, तो सीधे हम लोग अगर इसको सोरेनसन की इस जनरल इक्वेशन से कंपेयर कर दें, तो सीधे हमें क्या दिख रहा है, उसका पीएच कितना दिख रहा है 3 3 है ना, 3 दिख रहा है। तो सीधे हम लोग बोल देंगे भैया कि जो पीएच की माइनस लॉग के पावर में है वो सीधे पीएच वैल्यू के बराबर हो जाएगा, है ना। है ना, अगर आपको H+आयन की कंसंट्रेशन की वैल्यू 10 की निगेटिव पावर में दे दे, तो उसकी निगेटिव पावर में जो भी वैल्यू होगी, एक्सेप्ट निगेटिव साइन छोड़ दीजिएगा, तो वो सीधे पीएच का वैल्यू हो जाएगा। पीएच यहाँ पे कितना है, 3 है ना। तो कई बार आपको ऐसे डेटा मिल जाएगा, जैसे आपको मैं अगर बोल दूं कि H+आयन आपको दे दिया गया 10⁻⁻5.6 ऑर्डर का है, तो बताओ कितना होगा पीएच, 5.6 5.6 5.6 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये एक बात तो ये हो गई, लेकिन कई बार आपको ऐसा नंबर मिलेगा, जैसे देखो यहाँ पे H+आयन में 10⁻³ तो ठीक है, लेकिन इसके सामने एक न्यूमेरिक नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 भी आ गया है ना, तो इसका पीएच अगर हम
हम लोग ऐसे ही जल्दी में लिखें, मतलब जल्दी आंसर देना हो, तो उसको मैं ऐसे बताता हूँ। देखो, अगर आपको कभी H प्लस आयन साइंटिफिक नोटेशन में दिया जाए, जैसे A इंटू 10⁻⁻B, ऐसे मैंने ए बी के फॉर्म में लिख दिया, तो इसका पीएच आपको अगर बताना है तो आप बोल दीजिएगा इसका पीएच। इसको ऐसे सोचो कि अगर ए ना होता, सपोज भूल जाओ ए के बारे में, तो इसका पीएच हम लोग कितना बोल देते खट से? बी बी बी, है ना? जो 10⁻⁻4 में है वही बोल देते, बी बोल देते। लेकिन वास्तविकता में तो ए है ना? भाई ए ऐसा तो है नहीं कि है नहीं। तो देखो, पहले उसको हम लोग भूल जाएंगे कि ए नहीं है, मतलब जो भी आगे नंबर मल्टीप्लाई हो रहा होगा 10 की माइनस पावर के साथ, उसको भूलते हुए पीएस लिख देंगे, और फिर उसमें माइनस कर देंगे, वो जो नंबर है ना उसका लॉग लेके माइनस कर, ठीक है? सीधे हम लोग ऐसे, मतलब इस लाइन से ये लाइन लिखना हम लोग को आना चाहिए, है ना? तो ऑब्जेक्टिव में क्या होगा कि फालतू में वो लॉग ऑफ की प्रॉपर्टी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। m इंटू एम, एम टू द पावर n, सीधे आप बोल देना अगर नंबर a इंटू 10⁻⁻b है तो उसका pH हो जाएगा b माइनस लॉग a। जैसे यहाँ पे ये आया था कितना, 2 इंटू 10⁻3, तो इसका आया pH कितना, 3 माइनस लॉग 2, और लॉग 2.3 होता है तो सीधे कितना आ गया, 2.7। ठीक है? तो मतलब कि अगर आपका थोड़ा भी आधा सेकंड भी बच रहा है, मतलब एक मतलब कि थोड़ा भी टाइम बच रहा है, तो कई बार वो बड़ा क्वेश्चन ओरली होने लगते हैं, उसमें बहुत ज्यादा आपको लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये सब छोटी छोटी ट्रिक्स हैं, है ना? जैसे एक ये वाला भी कर लेते हैं, चलो। ये वाला आप ही लोगों को बताना है आंसर, इसको अटेम्प्ट करिए, सर बताइए क्या है। 12.3। 12.3। 12.3, अच्छा भाई। आ रहा है, सभी का आ रहा है 12.3? इसमें से टेम्परेचर नहीं दिया रहता तो अज्यूम कर लेते हैं 25 डिग्री सेल्सियस। हाँ, ये है। वैसे मैं नहीं लिख रहा हूँ, वैसे तो क्वेश्चन में आपको दिया जाएगा, मतलब लिख के देगा वो। और मान लो कि नहीं दिया, ये भी आप हाँ सही कह रहे हो, अगर मान लो कि एनटीए वाले कई बार ये सब टेम्परेचर मेजर लिखना भूल जाते हैं, तो फिर हम लोग मान लेंगे, क्योंकि हम लोग के सिलेबस में पीएच कैलकुलेशन रूम टेम्परेचर पे ही पूछा ही जाएगा। मेंस लेवल में तो रूम टेम्परेचर पे ही बोलेगा, एडवांस लेवल में भले ही वो आपको कंफ्यूज करना चाहे, टेम्परेचर डिस्टर्ब करके दे, है ना, तो फिर वहां पे उसको पीकेडब्ल्यू भी देना पड़ेगा। लेकिन मेंस लेवल में, एनसीईआरटी लेवल पे तो आपको 25 डिग्री सेल्सियस पे ही पूछा जाएगा। ठीक है। तो कितने बच्चों का आ रहा है 12.3? हैंड रेस करो जरा, देखूं मैं कितने बच्चों का आ गया। बहुत कम बच्चों का आ रहा है भाई। यस का आ गया, अभिषेक तिवारी का आ गया, बस 2 ही बच्चों का आया। अमित कुमार, आयुष्मान का, आयुष्मान नहीं आया तुम्हारा? नो सर। अरे तो आसान है बेटा, आ जाना चाहिए। ये सर आ गया। आ गया, अच्छा। सर यहाँ पे ये चीज ध्यान रखें कि सर पीओएच मतलब ओएच सर आयन रिलीज हो रहे हैं, लेकिन हमसे सर पीएच पूछा गया है। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें बेस दिया है ना,
बिल्कुल सही। तो वही मैंने बोला था कि इक्वेशन आप लोग जरूर लिखिए। तो जैसे ही आप इसकी इक्वेशन लिखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यार कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है तो स्ट्रॉन्ग बेस, अगर ये आयनाइज होगा तो OH आयन देगा सॉल्यूशन के अंदर, है ना। अभी इसकी मोलरिटी अगर 0.01 है तो अभी तो ये 0 है, और स्ट्रॉन्ग बेस है 100% डिसोसिएट हो जाएगा, तो कैल्शियम आयन तो 0.01 ही मिलेंगे, लेकिन हाइड्रोक्साइड आयन मिलेंगे 2 इंटू 0.01। ठीक है, तो हमें जो इंफॉर्मेशन मिल पा रही है वो हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन की मिल पा रही है, मतलब सॉल्यूशन में जो हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन आ रहे हैं वो आ रहे हैं 2 इंटू 10⁻⁻² ऑर्डर के। तो इससे पीओएच कितना आ रहा है, तो इससे इसमें वही शॉर्ट ट्रिक लगा दो, जैसे H+ आयन से पीएच निकालने में शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे, ऐसे ही OH आयन से पीओएच भी डायरेक्ट निकाल सकते हो। तो इसको लिख दो 2 माइनस log 2, है ना। वैसे लिखा, पहले मैं ये आगे वाला 2 भूल गया, तो इस हिसाब से ये इसका pH 2 आ गया, और वो जो आगे नंबर है उसको लॉग लेके माइनस कर दिया मैंने उसी में। तो यहाँ से पीओएच आ गया, लेकिन निकाल पूछ तो बेटा पीएच रहा है, तो अब वो रिलेशन लगा दो आप। पीएच और पीओएच में जो रिलेशन होता है पीएच प्लस पीओएच इक्वल टू 14, तो यहाँ से पीएच आ जाएगा 14 माइनस पीओएच, है ना। और पीओएच कितना है 2 माइनस log 2, तो ये हो गया 2 प्लस log 2, है ना। और log 2 कितना होता है 0.3, तो आपका आंसर आ रहा होगा 12.3। ठीक है, बोलो क्लियर हो रही बात। यस सर। यस सर यस तो ये इसका आंसर हो जाएगा, 12.3 आ जाएगा। ठीक है, तो अभी आज तो हम लोग इतना ही करेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस वाला ही अभी हम लोगों ने किया, लेकिन अभी इसमें और भी कई सारे केस पढ़ेंगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप और भी होते हैं जिसमें पीएच कैलकुलेशन आपसे पूछाएगा। जैसे अभी तो हम लोगों ने केवल इंडिविजुअली एक एसिड या एक बेस का निकाला है ना। कई बार आपको 2 एसिड दे देगा, 2 एसिड का मिक्सचर दे देगा, और मिक्सचर में पूछेगा बताओ क्या है। तो ऐसे और भी कई सारे केस पढ़ेंगे। वीक एसिड वीक बेस का पूछ सकता है आपसे, है ना। तो जैसे ये वाला जो पोर्शन है सेक्शन डी वाला, आप लोग एक बार ट्राई करिएगा। ये क्वेश्चन आप लोग एक बार, ठीक है, पीएच कैलकुलेशन पे ही बेस्ड है। तो इसमें जो क्वेश्चन नहीं आएंगे वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, डिस्कस करेंगे उनको, ठीक है। ये सभी स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस वाले ही हैं, इसमें जितने दिए हुए हैं वो सभी स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस वाले कह दिए हुए हैं। ठीक है, ये आपकी सीट का ही है, तो इसको करिएगा आप लोग अटेम्प्ट, यस सर। ठीक है। और इसी को फिर हम लोग आगे करेंगे, है ना। पीएच कैलकुलेशन मतलब अगला लेक्चर भी पूरा पीएच पे ही जाएगा, क्योंकि पीएच में अभी 4 तरह के केस और पढ़ेंगे अभी हम लोग, है ना। तो हर तरह के क्वेश्चन आपको आने चाहिए। मिक्सचर ऑफ एसिड बेस भी करेंगे, ओनली वीक एसिड ओनली वीक बेस का भी करेंगे, फिर वीक एसिड और वीक एसिड के मिक्सचर्स लेंगे, या वीक बेस के मिक्सचर भी ले सकते हैं। ऐसे उसमें जितने भी केस हैं वो सारे हम लोग को करने हैं, ठीक है। अच्छा, और मैं आप लोगों को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ाऊंगा। जैसे अपनी रेजोनेंस की सीट है ना, तो उसमें आयनिक में 2 सीट है, एक एलिमेंट्री है एक एडवांस करके है ना। देखो आप लोगों को 2 सीट मिली होगी, यस है ना। तो पहले वैसे एक ही सीट होती थी आयनिक की, अब वो इन लोगों ने थोड़ा सा क्लासिफाई कर दिया है कि क्योंकि एडवांस का पेपर बाद में होता है, मेंस का पहले हो जाता है, तो मेंस लेवल की सीट अलग कर दी है, एडवांस की अलग कर दी। लेकिन मैं आपको पूरा ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। मतलब कि मेंस के पहले टॉपिक पढ़ा के फिर उसी में ऐड कर दूंगा एडवांस में, ठीक है। तो वो ज्यादा सही रहता है, क्योंकि उसमें टुकड़े जब हो जाते हैं ना तो बड़ा अजीब सा हो जाता है कि थोड़ा सा पहले पढ़ा दो, फिर वो फिर एडवांस छूट जाता है बच्चों का, है ना। तो एक ही साथ पढ़ लो तो ज्यादा सही है।
ठीक है, तो इसको करिएगा आप, है ना। चलिए फिर मेरी क्लास भी है, तो यहीं पे एंड Thank करना you, sir. पड़ेगा मुझे, नहीं तो दूसरी Thank you, क्लास sir. के लग रहा बच्चे आने शुरू हो गए। Thank you, sir. हाँ, ओके sir. ओके बेटा, Thank you, sir. ओके बेटा।